हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बायोलॉजी फ्रेंड में स्वागत है। आज हम सभी लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 का ठीक है लेक्चर 8 आज देखेंगे। और हम सभी लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों की आकारिकी वाले चैप्टर में हम लोग पत्ती या लीफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सभी लोगों ने लेक्चर 7 तक स्टेम और रूट के बारे में मॉर्फोलॉजी पर 100% डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने ठीक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर डिस्कस किया था। तो आज का यह लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए नीट की दृष्टि से और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से और साथ में 11th क्लास के लिए, जिसमें हम सभी लोग ये जानेंगे कि लीफ क्या होती है और लीफ के स्टार्टिंग से लेकर मैक्सिमम टॉपिक के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लीफ क्या होती है। और इस लीफ क्या होती है इसके पहले हम जनरली ये जान लेते हैं कि लीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम किसी भी पत्ती की बात करें तो मान लेते हैं कि यह एक तना है। इस तने के पोर्शन पर नोड और इंटर नोड होते हैं। इसमें अगर हम टिप पर देखें तो टिप पोर्शन पर कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की स्केलरी लीफ का फॉर्मेशन होता है। जहां पर ये मेरिस्मेटिक सेल होती हैं इस पार्ट को एपिकल बड कहा जाता है। यानी इस पार्ट को हम देखें तो दिस इज द एपिकल बड, से हम मुख्य रूप से एपिकल बड कहते हैं और हिंदी में जिन्हें कक्षस्थ कलिकाएं कहा जाता है। तो जनरली होता क्या है, मान लेते हैं कि यह कोई तना है, ये इसका इंटरनोड पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा। और ये इसका मुख्य रूप से इंटरनोड पोर्शन के अलावा ये जो पार्ट है क्या पोर्शन नोड का है। तो इस नोड वाले पोर्शन पर जो मेरिस्मेटिक सेल है बाहर की तरफ स्केल्स लीफ से ढकी होती हैं, जो एक प्रकार का एपिकल बड होता है। और इसी एपिकल बड के द्वारा लीफ का फॉर्मेशन या पत्ती का निर्माण होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कोई भी पत्ती जब भी किसी प्लांट में विकसित होती है तो उसका निर्माण कक्षस्थ कलिका या एपिकल बड करता है, जहां पर मेरिस्मेटिक सेल पाई जाती हैं और वो मुख्य रूप से पत्ती का फॉर्मेशन करते हैं। क्या याद रखना है, पत्ती का निर्माण किसी भी प्लांट के अंदर एपिकल बड के द्वारा या कक्षस्थ कलिका के द्वारा होता है। ये तो मैंने एक स्टेम दिखाया, मान लेते हैं स्टेम की दूसरी ब्रांच है तो यहाँ पर भी एपिकल बड इन्हें फॉर्म करेगा। और आगे देखेंगे जब यह एपिकल बड आगे की तरफ विकसित हो जाएगा तो पत्तियां पीछे की तरफ छूट जाएंगी। यानी धीरे धीरे एपिकल बड आगे की तरफ फॉर्म होता जाता है और नीचे की तरफ पत्तियों का निर्माण होता जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट अगर हम लीफ के लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो पत्ती का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ लीफ, पत्ती का जो निर्माण होता है, पत्ती मुख्य रूप से एपिकल बड के द्वारा फॉर्म होते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ लीफ, पत्ती का निर्माण किसी भी प्लांट में एपिकल बड के द्वारा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात को अगर हम देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पत्ती के फॉर्मेशन होने के बाद मान लीजिए या कोई स्टेम है, तना है, इस पत्ती का जब एपिकल बड फॉर्मेशन कर देता है तो यह पत्ती किसी भी प्लांट में लेटरली विकसित हो जाती है। यानी यह पत्ती प्लांट के लेटरल साइड में डेवलप करती है और लेटरल साइड में विकसित हो जाती है। किसी भी प्लांट में पत्ती का निर्माण लेटरल साइड में होता है यानी बगल बगल में होता है, जबकि वह बिल्कुल सीधी रेखा में विकसित नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी प्लांट की जो लीफ होती है यह लेटरली डेवलप करती है, यानी ये मुख्य रूप से लेटरली विकसित करती है, बगल की तरफ विकसित होती रहती है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है। अगर हम तीसरे बात की बात करें यानी थर्ड पॉइंट की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम तीसरे बात की बात करते हैं तो पत्ती का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल होता है या एक्रोपिटल्स, मुख्य रूप से एक्रोपिटल्स मैनर, जिसे हिंदी में हम अग्राभिसारी अनुक्रम कहते हैं। अग्राभिसारी अनुक्रम क्या होता है इस बात को समझना आवश्यक है। यानी पत्तियां प्लांट में अग्राभिसारी अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। अग्राभिसारी अनुक्रम की अगर हम बात करते हैं, इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी शब्द का मेंशन किया है, इसलिए कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तीसरे पॉइंट को समझेंगे। अग्राभिसारी अनुक्रम का मतलब ये है, मान लीजिए कि यह कोई स्टेम है किसी प्लांट का, तो
तो इस प्लांट के स्टेम पर जो एंगेस्ट लीफ होगी वह टिप पर फॉर्म होती है। यानी अगर हम टिप से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एंगेस्ट लीफ पाई जाएगी, बट अगर हम बेस पर आते हैं सबसे नीचे की तरफ तो यहाँ पर ओल्डेस्ट लीफ पाई जाएगी। मतलब ये है कि किसी भी प्लांट में जो ओल्ड लीफ है, पुरानी पत्तियां हैं, वो नीचे की तरफ व्यवस्थित होती हैं, बेस पर विकसित होती हैं। जबकि अगर हम टिप की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर यंगेस्ट लीफ या यंग लीफ का फॉर्मेशन होता है। किसी भी प्लांट में ओल्ड लीफ नीचे की तरफ जबकि यंग लीफ ऊपर की तरफ विकसित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट में इस प्रकार की व्यवस्था को हम ठीक है एग्रोपेटल मैनर या फिर हिंदी में उसे अग्राभिसारी अंकुरण कहते हैं। तो प्लांट की शुरुआत में पत्ती में हम सबसे पहले 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मेशन एपिकल बड के द्वारा करती है, यानी पत्तियों का निर्माण प्लांट में एपिकल बड के द्वारा होता है। फॉर्म होने के बाद प्लांट लैटरली विकसित होती है, लैटरली डेवलप करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्रोपेटल मिनर में व्यवस्थित होती है, यानी यह अग्राभिसारी अंकुरम, ऊपर की तरफ एंगेस्ट लीफ और नीचे की तरफ ओल्डेस्ट लीफ का फॉर्मेशन होता है। पत्तियों के लिए कुछ बेसिक बातों को भी यहाँ पर समझते हैं बिना लिखे हुए। पहली इंपॉर्टेंट बात पत्ती के लिए कि पत्ती के अंदर विशेष प्रकार का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह सनलाइट के संपर्क में आकर प्लांट के भोजन या फोटोसिंथेसिस के रूप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। पत्तियां जनरली स्टेम पर डेवलप करती हैं, यानी ये शूट सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जबकि रूट सिस्टम से इनका कोई संबंध नहीं होता है। इसके अलावा मैक्सिमम पत्तियों में जो प्लांट्स का फंक्शन होता है, इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। इन सब पर हम आगे डीप डिस्कस करेंगे। तो 3 पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पत्ती पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की तरफ चलेंगे। एक पत्ती की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे कि एक पत्ती की संरचना क्या होती है, कैसे होती है। जनरली अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें, यानी हम पत्ती की संरचना की बात करें, तो पत्ती की संरचना कैसे होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे। एक पत्ती की संरचना जनरली 3 भागों में बटी होती है। पत्ती की संरचना मुख्य रूप से 3 अलग अलग इकाइयों में बटी होती है। अगर हम संरचना की बात करें तो पत्ती में वैसे अनेक संरचनाएं हैं, बट जनरली जो पत्ती का स्ट्रक्चर है वह 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। मान लेते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये किसी पत्ती की संरचना है। ठीक है, तो इस पत्ती की संरचना में जो मुख्य बड़ा सा ग्रीन कलर का फ्लैटेंड भाग होता है, इस पत्ती की मुख्य संरचना को हम ब्लेड कहते हैं, या हिंदी में इसे दूसरे फॉर्म में इसे हम लेमाइना कहते हैं और हिंदी में इसे पर्णफलक कहते हैं। यानी पत्ती की जो पहली बड़ी संरचना होती है उसे पर्णफलक कहा जाता है, लेमाइना कहा जाता है, या फिर इसे ब्लेड भी कहा जाता है। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं जिन पर अभी हम डिस्कस करेंगे। पत्ती का दूसरा हिस्सा जो मुख्य एक विशेष स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इसे हम लीफ बेस कहते हैं। ये पत्ती का दूसरा हिस्सा होता है। ये बात आपको समझना अति आवश्यक है क्योंकि हम इन्हीं के बारे में पत्ती पर डीप मार्फोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप ये समझ पाएंगे तो भी डीप मार्फोलॉजी आपको समझ में आएगी। जन पत्ती से एक लंबा सा स्ट्रक्चर कठोर संरचना डेवलप करती है जो स्टेम को जाकर जुड़ी होती है और इस पार्ट को पेटियोल कहा जाता है। यानी पत्ती की अगर हम बात करें तो पत्ती में मुख्य रूप से 3 संरचना होती है। पहली संरचना को हम लेमाइना या ब्लेड या पर्णफलक कहते हैं, दूसरी संरचना को हम लीफ बेस कहते हैं और तीसरी मुख्य जो संरचना होती है उसे हम पेटियोल कहते हैं। एक बार कान खोलकर सुनेंगे। पत्ती की जो ग्रीन कलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, उस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में अनेक स्ट्रक्चर हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम ब्लेड कहते हैं, लेमाइना कहते हैं या हिंदी में पर्णफलक कहते हैं। जबकि पत्ती का लेमाइना वाला हिस्सा एक टिप पर एक टेंडिल के द्वारा, डंठल के द्वारा जुड़ा होता है, ठोस संरचना के द्वारा। इस पोर्शन को लीफ बेस कहा जाता है
और यह लंबा सा, ठीक है, मोटा सा या ठोस स्ट्रक्चर जाकर तने से जुड़ा होता है, जिसे पेटियोल कहा जाता है। पत्तियों में नीचे की तरफ हम मान लेते हैं यहां से एक तना ओरिजिनेट किया हुआ है, तो जहां से पत्तियां ओरिजिनेट हो रही होती हैं वहां पर छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, उसे हम स्टिपुल कहते हैं, हिंदी में अनुपर्ण कहा जाता है। जनरली वह पत्ती से जुड़ा होता है परंतु उसे पत्ती की संरचना में शामिल नहीं किया जाता है। तो कान खोलकर सुनेंगे। पत्ती में 3 संरचना है। पहला फ्लैटेंड ग्रीन कलर का बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसे लेमाइना ब्लेड या फिर हिंदी में पर्णफलक कहा जाता है। दूसरा, जहां पर लेमाइना पेटियोल से जुड़ रहा होता है उसे लीफ बेस कहते हैं। और फिर एक लंबा सा स्ट्रक्चर जो जाकर डायरेक्टली तने से जुड़ता है स्टेम से, उसे पेटियोल कहा जाता है। ज्यादातर प्लांट्स में पत्तियों में जहां से तना स्टेम से ओरिजिनेट हो रहा होता है तो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जिन्हें स्टिपुल कहते हैं और हिंदी में इसे अनुपर्ण कहा जाता है। अब हम पर्णफलक के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पत्ती का ये पोर्शन जो किनारे की तरफ डेवलप है, इस पोर्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो दिस इज नोन एज द मार्जिन, इसे मार्जिन ऑफ लीफ कहा जाता है। हिंदी में हम पत्ती का किनारा कह सकते हैं, यानी दिस इज द पार्ट्स ऑफ द मार्जिन, इसे मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं। अब हम ये ब्लेड के सब स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पत्ती का ये वाला पोर्शन जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के रूप में मान लेते हैं कि ये पत्ती है, इस पत्ती की ये वाली संरचना, इस पोर्शन को हम एपेक्स कहते हैं, या ठीक है पार्ट्स ऑफ लीफ यानी इसे एपेक्स कहा जाता है, जो लेमाइना का ही एक हिस्सा है। जबकि पत्ती में एक नेटवर्क रूपी संरचना फैला होता है, इस पोर्शन को रिब कहा जाता है और उसमें से एक मध्य में मोटी सी संरचना होती है जिसे मिड रिब कहा जाता है या मध्य सिरा कहा जाता है। इन्हें सिराएं कहा जाता है, फैली हुई नेटवर्क को रिब कहा जाता है और दूसरे को मिड रिब कहा जाता है, जो ब्लेड का स्ट्रक्चर होता है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, संरचना को दोबारा देखेंगे। अगर जनरली हम किसी एक पत्ती की बात करें तो इस पत्ती की संरचना में मुख्य रूप से एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो ब्लेड होता है। ब्लेड के अंदर किनारे वाले हिस्से को हम मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं। उसके अंदर जो मेन पॉइंट स्ट्रक्चर होता है पॉइंटेड टिप पर, उसे हम एपेक्स ऑफ लीफ कहते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो नेटवर्क फैला होता है छोटी छोटी नलिका जैसी संरचना को, उसे रिब कहा जाता है। और एक नलिका मोटी सी बीच में ओरिजिनेट करती है, उसे मिड रिब कहा जाता है। जबकि इसके अलावा ब्लेड के अलावा लीफ बेस और पेटियोल पाया जाता है, और साथ में जहां से पत्ती जुड़ी होती है तने से पेटियोल द्वारा, वहां पर स्टिपुल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस स्ट्रक्चर को आप 100% समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इस पत्ती को आपको प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करूं, एक पत्ती की संरचना प्रैक्टिकली हम देख भी सकते हैं। जनरली इस पत्ती की संरचना में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जनरली एक पत्ती की संरचना में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसे समझने का प्रयास करिएगा। दिस पार्ट इज द पेटियोल, ये इसका पेटियोल वाला हिस्सा है। एंड दिस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये जो फ्लैटेंड चपटा सा ग्रीन येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, दिस पोर्शन इज द लेमाइना और द ब्लेड, इसे हम ब्लेड कह सकते हैं या लेमाइना कह सकते हैं। ये हिस्सा जहां पर पत्ती इस पेटियोल से जुड़ती है, दिस पोर्शन इज नोन एज द लीफ बेस। तो ये तो आपका लेमाइना हो गया जो मैं टच कर रहा हूं, ये पोर्शन आपका पेटियोल हो गया। और ये वाला पोर्शन जहां पेटियोल जुड़ा हुआ है, पीछे से देखेंगे, इस पोर्शन को हम लीफ बेस कहते हैं। तो एक सामान्य पत्ती में 3 मुख्य ही संरचना पाई जाती है। अब इसके अलावा लेमाइना की अनेक संरचनाएं हैं। देखिए, लेमाइना जो किनारे की तरफ है, जो पत्ती का फॉर्मेशन कॉर्नर साइड में कर रहे हैं, ये भी अनेक प्रकार का है, आगे डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं। पत्ती की ये संरचना जो टिप पर विशेष प्रकार की संरचना बना रही है, इसे एपेक्स ऑफ लीफ कहते हैं। पत्ती में अगर हम पीछे से देखें तो एक मोटी सी रिब संरचना डेवलप कर रही है, एक मोटी सी ठोस स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम मिड रिब कहते हैं। और इनसे चारों तरफ अनेक संरचनाएं फैली हुई हैं नेटवर्क के रूप में, जिन्हें रिब कहा जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा रखा है कि ये पत्ती में इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं। देन अब हम एक एक को पकड़कर डिस्कस करेंगे कि पत्ती में इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपको क्लियर कर चुका हूं कि पत्ती में 3 संरचना है। पहली संरचना को हम लेमाइना कह सकते हैं, दूसरे को लीफ बेस कह सकते हैं, और तीसरी की हम अगर बात करें तो पेटियोल कहते हैं।
अब हम शुरुआत करेंगे। देखिए जनरली 3 पार्ट्स पाए जाते हैं लीफ में, जो मैं आपको समझा चुका हूं। पहला पोर्शन आपका मान लेते हैं लीफ बेस है। फर्स्ट पोर्शन इज द लीफ बेस, पहला पोर्शन लीफ बेस होगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो सेकंड पोर्शन इज नोन एज द लेमाइना, इसे हम लेमाइना या फिर हम इसे मुख्य रूप से ब्लेड भी कहते हैं। और तीसरे की हम बात करें तो दिस पोर्शन इज नोन एज द पेट्यूल, इसे पेट्यूल कहा जा सकता है। अब हम लेमाइना के प्रकार सॉरी लीफ बेस के प्रकार की तरफ चलते हैं। लीफ बेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये तो आप जान गए कि लीफ बेस क्या होता है। अब हम जानते हैं कितने प्रकार का होता है। वैसे अगर देखा जाए तो लीफ बेस मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, बट हम यहाँ पर केवल 3 प्रकार के विशिष्ट लीफ बेस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले लीफ बेस की बात करें तो उस लीफ बेस को जनरली ये लीफ बेस करता क्या, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम लीफ बेस की बात करते हैं तो लीफ बेस पत्ती से जुड़ा हुआ मुख्य हिस्सा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप देखने को मिलता है। यानी पत्ती की संरचना जो मान लेते हैं दिस इज द लीफ, ये लीफ का जो लास्ट वाला पोर्शन है जो पेट्यूल से जुड़ा होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज द लीफ बेस, इसी को लीफ बेस कहा जाता है। अब इस संरचना के आधार पर अगर हम अलग अलग प्लांट में देखें तो लीफ बेस मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, बट हम लीफ बेस की जो मुख्य संरचना है 3 प्रकार से है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, उस पर डिस्कस करेंगे कि लीफ बेस क्या होता है। हम अगर पहले लीफ बेस की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका लीफ बेस नीचे की तरफ जाकर चौड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है। चौड़ा या मोटा लीफ बेस एक विशिष्ट संरचना का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे पल्विनस लीफ बेस कहा जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम मान लेते हैं कि यह कोई एक लीफ है, इस लीफ की स्ट्रक्चर्स में निकलने वाला जो लीफ बेस होता है, जहां से पेट्यूल का ओरिजिनेशन हो रहा होता है, वहां पर जाकर ये एक मोटे स्ट्रक्चर के रूप में फूल जाता है और एक बड़े स्ट्रक्चर के फूले हुए स्ट्रक्चर के रूप में संरचना का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार के संरचना होने वाले पोर्शन ऑफ लीफ बेस को हम पल्विनस लीफ बेस कहते हैं। ध्यान रखेंगे हिंदी में हम पल्विनस लीफ बेस को मुख्य रूप से पर्णवृंतल्प लीफ बेस कहा जाता है, यानी हिंदी में हम इसे पर्णवृंतल्प लीफ बेस कहते हैं। ध्यान रखेंगे पर्णवृंतल्प लीफ बेस या पल्विनस लीफ बेस कहां हमें देखने को मिल सकता है, तो अगर हम उदाहरण लेंगे जनरली मटर में हमें ये देखने को मिल सकता है, ये हमें सेम में देखने को मिल सकता है, ये हमें आम में देखने को मिल सकता है। मटर, सेम, आम इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं जहां हम इन्हें देख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इमली में भी इसे देख सकते हैं। इन सभी में मुख्य रूप से पल्विनस लीफ बेस प्रेजेंट होते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, पल्विनस लीफ बेस कहां पाया जाता है संरचना के आधार पर, ये होता क्या है, पल्विनस लीफ बेस एक ऐसा हिस्सा होता है जो नीचे की तरफ पेटियोल वाले हिस्से पर फूलकर मोटा हो जाता है और वो सीधे जाकर तने से जुड़ जाता है। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आम के पत्ते को मान लेते हैं ये स्टेम है और इससे ये आम का पत्ता फूले हुए मुख्य लीफ बेस से जुड़ा हुआ है। तो आप इस पत्ते को तोड़ कर देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यह पल्विनस लीफ बेस है और मोटा सा लीफ बेस वाला हिस्सा तने से जाकर जुड़ा होता है। आम, मटर, सेम, इमली इन सभी में हम पल्विनस लीफ बेस को देख सकते हैं। अगर हम सेकंड लीफ बेस की बात करें जिसे हम आच्छादक लीफ बेस या सेदरिंग लीफ बेस कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। सेकंड लीफ बेस क्या होता है, जिसे आच्छादक कहा जाता है या हिंदी में इंग्लिश में सेदरिंग लीफ बेस कहते हैं। सेदरिंग लीफ बेस का मतलब क्या होता है, जनरली आप सभी ने कुछ प्लांट्स जिन्हें हम घास कुल का पौधा कहते हैं, आपने मक्के का प्लांट देखा होगा, गन्ने का प्लांट देखा होगा, या फिर मैक्सिमम मोनोकाट प्लांट में आपने देखा है कि पत्ती का हिस्सा मान लेते हैं कि यह कोई एक तने का हिस्सा है, क्लियर, दिस इज द स्टेम ऑफ द शुगर केन और द मेज मान लेते हैं। तो आपने ये देखा है कि पत्ती जहां से जुड़ रही होती है, यानी जहां से मुख्य पत्ती की संरचना जुड़ रही होती है, वो नीचे की तरफ जाकर एक विशिष्ट संरचना का फॉर्मेशन कर लेती है और स्टेम वाले हिस्से को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक तना है, तो इस तने के होल स्ट्रक्चर चारों तरफ कवर करके फिर एक पोर्शन पर पत्ती का फॉर्मेशन हो जाता
है। आप इसे गन्ने में देख सकते हैं, अगर आप शुगर केन प्लांट देखे हुए, आप मेज में देख सकते हैं, जब हम उसकी पत्ती को निकालते हैं तो वह स्टेम में कब्र के रूप में बाहर निकलती है। आप घास में भी इसे देख सकते हैं, या फिर आप इसे गन्ने में, घास में, मक्के में, गेहूं में और धान में भी देख सकते हैं। यानी मैक्सिमम मोनोकाट प्लांट में एक विशेष प्रकार का लीफ बेस पाया जाता है जो एक कवर के रूप में स्टेम को कवर कर देता है। ऐसे लीफ बेस को सेदरिंग लीफ बेस या आच्छादक लीफ बेस कहते हैं। अगर हम इन्हें देखना चाहें तो जनरली हम इन्हें मोनोकाट प्लांट में देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें गन्ना, शुगर केन में इसे देखा जा सकता है। अगर हम बात करें मेज, मक्का में इसे हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें धान में इसे देख सकते हैं। साइनोडान फैमिली में तो पूरी की पूरी फैमिली जिसे दूब घास कहते हैं, दूब घास के मैक्सिमम जो फैमिली प्लांट हैं उनमें हम सेदरिंग या विशेष प्रकार के आच्छादक लीफ बेस को देख सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड टाइप लीफ बेस प्रेजेंट इन द मोनोकाट प्लांट। अगर हम तीसरे की बात करें तो थर्ड प्रकार का जो लीफ बेस होता है उसे हम ड्यूरेसेंट लीफ बेस कहते हैं। वो ध्यान से समझेंगे। हम लीफ का पहला प्रकार यानी लीफ बेस के बारे में डिस्कस करें। हम अगर थर्ड की बात करते हैं तो ये ड्यूरेसेंट लीफ बेस है। ड्यूरेसेंट, हिंदी में ड्यूरेसेंट को मुख्य रूप से अधोवर्ती लीफ बेस कहा जाता है। अधोवर्ती लीफ बेस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अधोवर्ती लीफ बेस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीफ बेस होता है या लीफ बेस भी फूल जाता है, साथ में इनमें लगा हुआ पेटियोल का हिस्सा ये भी फूल जाता है और फिर जाकर तने से जुड़ा होता है। मतलब क्या है, कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो लीफ बेस का हिस्सा होता है ये स्वेल अप करके फूल जाता है और उससे ज्यादा इनका पेटियोल वाला हिस्सा फूल जाता है, जो दोनों एक साथ संयुक्त रूप में जाकर स्टेम पोर्शन से जुड़े होते हैं। दिस पोर्शन इज द स्टेम, दिस पोर्शन इज द पेटियोल, ये पेटियोल का हिस्सा है, एंड दिस पोर्शन इज द लीफ बेस, ये लीफ बेस का हिस्सा है। और तीनों एक साथ संयुक्त रूप में जुड़ते हैं, जिसमें से लीफ बेस भी स्वेल अप कर जाता है, पेटियोल भी स्वेल अप कर जाता है और फ्यूज हो जाता है, देन स्टेम से जुड़ता है। इस प्रकार के लीफ बेस को हम मुख्य रूप से ड्यूरेसेंट या अधोवर्ती लीफ बेस कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के लीफ बेस का एग्जाम्पल देखें तो अधोवर्ती लीफ बेस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सामान्यतः ये ठीक है लगेरा या सिम्फाइटस प्लांट में प्रेजेंट होता है। दो विशेष प्रकार के प्लांट लगेरा या सिम्फाइटस में हम अधोवर्ती लीफ बेस देख सकते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ द लीफ बेस। आपको जो समझाया गया, ये तीन प्रकार के लीफ बेस पाए जाते हैं जो अलग अलग प्लांट में हम देख सकते हैं। इसके अलावा तीन प्रकार और है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं। केवल आप तीन प्रकार के लीफ बेस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला लीफ बेस जो आपका था, जो आपको समझाया जा चुका है, जिसे हम मुख्य रूप से पैल्विनस लीफ बेस कहते हैं, जो सामान्यतः हम चना, मटर, सेम इनमें देख सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो आच्छादक या सेदरिंग लीफ बेस, जिसे हम घास, गन्ना में देख सकते हैं। और तीसरा आपका ड्यूरेसेंट लीफ बेस, जो हम लगेरा या सिम्फाइटस प्लांट में देख सकते हैं। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं और हम लेमाइना के टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। तो हमने पत्ती के पहले टाइप पर डिस्कस किया स्ट्रक्चर में, जिनमें हमने टाइप्स ऑफ लीफ बेस पर डिस्कस किए। अब हम सेकेंड टाइप पर आते हैं। लीफ बेस पर हमने कंप्लीट टाइप पर डिस्कस कर लिए हैं, लेमाइना की तरफ चलते हैं। लेमाइना को हम जनरली अगर देखें तो हम डीप डिस्कस बाद में करेंगे, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम सिरा विन्यास कहते हैं, जो लेमाइना की ही संरचना के बारे में है। वेनेशन इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में सिरा विन्यास कहते हैं। व्हाट इज द वेनेशन? वेनेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जनरली अगर हम वेनेशन की बात करते हैं तो पत्ती का वह ग्रीन कलर का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जिनमें जो मुख्य रूप से रिब और मिड रिब की संरचना है या विशिष्ट प्रकार से फॉर्म होती है, और उसी को सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास की संरचना जनरली अगर देखा जाए तो यह दो प्रकार की होती है। एक को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं और दूसरे को हम जलिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। अगर हम बात करें समांतर सिरा विन्यास की, तो समांतर सिरा विन्यास जनरली इंग्लिश में से पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, और पैरेलल वेनेशन मुख्य रूप से मोनोकाट प्लांट में देखने को मिलता है, जो हम अभी स्ट्रक्चर के रूप में डिस्कस करेंगे।
अगर हम जलिकावत शिरा विन्यास की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से रेटिकुलेट वेनेसन कहलाता है, इंग्लिश में इसे रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। और हिंदी इसे अगर हम देखें तो मुख्य रूप से डाइकाट प्लांट या हम इसे द्विबीजपत्री में देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी संरचना देखें, मान लेते हैं कि दिस इज द लीफ, ये कोई एक पत्ती है, इस पत्ती की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर एक मिड लीफ का पोर्शन होगा और यह मिड रिब के पोर्शन से उसी के समांतर रेखा में विभिन्न प्रकार के रिब वाले पोर्शंस फैले होंगे, यानी एक बीच में मोटी सी रेखा होगी जो मुख्य एपेक्स पोर्शन से लेकर रिब बेस तक फैली होगी और उसी के बिल्कुल विपरीत सामान्य दिशा में अनेक रिब वाले पोर्शंस प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार के विशेष प्रकार के वेनेशन को हम समांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहते हैं, जो केवल हम एक बीजपत्री या मोनोकाट प्लांट में लाइक मक्का में, धान में, गन्ना में, इन सब में आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बात करें जलिकावत शिरा विन्यास, तो जलिकावत शिरा विन्यास में मान लेते हैं कि यह कोई लीफ है, तो इस लीफ से मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार की मोटी सी संरचना एपेक्स टू लीफ बेस तक फैली होगी। देन उनमें से अनेक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जलिका के रूप में चारों तरफ फैले होंगे। इस प्रकार के शिरा विन्यास को हम जलिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे, जो जनरली हमें